11 अप्रैल को यूएसए और ईरान के बीच इस मिडिल ईस्ट वॉर को खत्म करने के लिए 21 घंटे तक मीडिएशन चलती है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही देशों के बीच मीडिएशन सक्सेसफुल हो भी जाती, लेकिन अचानक यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के पास सेकंड राउंड के खत्म होते ही एक कॉल आता है। उस कॉल पर बात करने के बाद वेंस नेगोशिएशंस का थर्ड राउंड शुरू करते हैं, पर अचानक यूएस की डिमांड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड अनकंडीशनल हो जाती हैं, जिन्हें कोई भी सोवरन कंट्री तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे एडिटर, मैं एक सोवरन कंट्री की बात कर रहा हूँ भाई, एक वेसल स्टेट की थोड़ी। एनीवे, इतनी स्ट्रिक्ट एंड अनकंडीशनल डिमांड्स के बाद होना क्या था, इस्लामाबाद टॉक्स पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। लेकिन एक देश इस सब को बहुत दूर से और ध्यान से देख रहा था। उस देश ने एक ऐसा ऑफर दिया कि ये 50 दिन से भी ज्यादा चली आ रही मिडिल ईस्ट वॉर कुछ घंटों में खत्म हो सकती थी। पर हम इस सब के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं कि यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रहा है। अब दुनिया की कोई भी वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाएगी, स्पेशली वो शिप्स तो बिल्कुल भी नहीं जो ईरान से रिलेटेड हैं और जिन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के लिए टोल दिया है। अब आप एक बार सोच के देखो, ऑलरेडी पूरी दुनिया ही अब इस मिडिल ईस्ट वॉर से सफर करने लगी है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 150 वेसल्स पर डे के हिसाब से निकला करते थे, आज ऐसी हालत आ गई है कि एक महीने के अंदर 150 शिप्स निकली हैं। अब जो इक्का दुक्का शिप्स इंडिया और चाइना की निकल रही हैं, अब उन शिप्स का भी निकलना बंद होने वाला था। सोच कर देखो, अगर यही सिनेरियो बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो हमारा देश अपनी एनर्जी नीड्स को लेकर घुटनों पर आ सकता है। लेकिन फिर यूएस सेल्टकॉम ने ब्लॉकेड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देके बताया कि यूएस का ये नेवल ब्लॉकेड होने को तो पूरी दुनिया के वेसल्स के लिए है, लेकिन ये रोकेगा सिर्फ उन्हीं वेसल्स को जो ईरान का कार्गो या फिर ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हो या फिर वो सैंक्शन शिप हो। अब मैं गारंटीड कह सकता हूँ आप लोगों के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहला तो ये ब्लॉकेट वगैरह होता क्या है, क्या यूएस ने पानी के बीचों बीच एक दीवार बना दी है क्या? दूसरा बड़ा सवाल, आखिर यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये सब करने के पीछे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या ये ब्लॉकेट लगाना सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस नेवल ब्लॉकेट से आपकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और वीडियो के आखिर में मैं आपको सॉल्यूशन भी देकर जाऊंगा। पर इस सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई थी, शायद मैं बताना भूल गया हूँ। तुम्हें याद है सेंटकॉम ने नेवल ब्लॉकेट का जब अनाउंस किया था, उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रिच स्टेरी नाम का चाइना का एक मिथनॉल टैंकर पहुंचता है, जो यूएई से चाइना के लिए 2.5 लाख बैरल्स मिथनॉल ले जा रहा होता है। अब आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, एक वेसल है, उसका काम है ट्रांसपोर्ट करने का, तो ले जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात है, क्योंकि 2023 में यूएसए ने उस टैंकर के ऊपर सेल्सियस लगा दिया था और आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी सैंक्शन शिप नेवल ब्लॉकेट को पार नहीं कर सकता, और अगर वो नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश करेगा भी तो यूएस की नेवी उस वेसल को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देगी। खैर, तभी चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स यूएस को धमकी देकर बोलते हैं कि हमारे सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएंगे और जाएंगे, क्योंकि हमारे ईरान के साथ ट्रेड एंड एनर्जी एग्रीमेंट्स पहले से ही हो रखे हैं और हम उन एग्रीमेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उन एग्रीमेंट्स के बीच में ना पड़े। अब कहानी में असली मजा आने वाला था, क्योंकि यूएस और चाइना 1 से 2 दिन के अंदर आमने सामने भिड़ने वाले थे। लेकिन जब तक ये रिच टेरी यूएस के नेवल ब्लॉकेट तक पहुंचता है, हम अपना पहला सवाल यानी कि ये ब्लॉकेट होता क्या है, ये कैसे काम करता है एंड ये कहां पर मौजूद है, इन सब को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, यूएसए ने 15 से भी ज्यादा वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा सा दूर यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में पोजीशन करना। इन वॉरशिप्स का काम हर एक वेसल पर नजर रखने का है और ईरानियन शिप्स को या फिर किसी सैंक्शन वेसल को वापस भेजने का है। अगर कोई वेसल वापस ना जाए तो ये वॉरशिप्स उस वेसल पर हमला भी कर सकती हैं। इस ब्लॉकेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूएस ने अपने 10,000 ट्रूप्स, 100 फाइटर जेट्स एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट और 12 से भी ज्यादा वॉरशिप्स को गल्फ ऑफ ओमान में पोजीशन कर दिया है, और ये सब ही नेवल ब्लॉकेट कहलाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ईरान इस ब्लॉकेट के बाद भी अपना ऑयल रीरूट करके एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इसका मतलब क्या ये यूएस का ब्लॉकेट एक फेलियर है?
देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे वेसल्स को अभी वापस भी भेजा है। दूसरा बड़ा सवाल, आखिर यूएसए ऐसा कर क्यों रहा है? तो सुनो, यूएसए का लॉन्ग टर्म प्लान है कि वो ईरान का नेवल ब्लॉकेट करके ईरानियन ऑयल को बिल्कुल भी बिकने ना दे। ये ऑयल ईरान को हर रोज का 200 मिलियन का रेवेन्यू देता है, जिसमें से 80 to 90% ऑयल अकेला सिर्फ चाइना खरीदता है। अमेरिका को लगता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म तक ईरान का ऐसे ही नेवल ब्लॉकेट करके रखेगा तो ईरान की सरकार इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएगी। इस वजह से वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़कर जो एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है उसको यूएस को हैंडल कर देगी, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर भी सारी बातें यहीं अटक गई थी। यूएस ने कहा था ईरान से कि तुम अपना एनरिच यूरेनियम है वो तुम हमें दे दो, लेकिन ईरान ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया था। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि इस इस्लामाबाद टॉक्स को एक कंट्री बहुत ध्यान से देख रहा था। वो और कोई देश नहीं था बल्कि रशिया था। 13 अप्रैल को रशिया ने एक ऑफर देके बोला था कि अगर यूएस और ईरान और इसराइल के बीच सारी प्रॉब्लम एनरिच यूरेनियम की है तो एक काम करो, जो ईरान का एनरिच यूरेनियम है उसको हम रख लेते हैं, क्योंकि हम ईरान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर पावर प्लांट को ऑपरेट भी करते हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे शानदार ऑफर था रशिया का, और अगर ये सारे देश चाहते ना तो कुछ घंटों में ही इस वॉर को खत्म कर सकते थे, लेकिन ईरान और यूएस इन दोनों ने ही इस ऑफर को ब्रूटली तरीके से रिजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 13 अप्रैल को पेंटागन में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर, ये नाम नीचे लिख दिया है, थोड़ा हार्ड था प्रोनाउंस करना तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इन लोगों ने मिलकर एक मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप पर साइन किया, जिसमें पहले यूएस को कंप्लीट इंडोनेशियन एयर स्पेस का ऑपरेशनल एक्सेस देने का तय हुआ था। लेकिन जब ये चीज पब्लिकली सामने आई तो इंडोनेशिया की जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जनता के प्रेशर में आके इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो यूएस को अपने एयर स्पेस का कंप्लीट ऑपरेशनल एक्सेस नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल मेरे और तुम्हारे हम दोनों के ही दिमाग में जरूर आ रहा होगा, आखिर यूएस जैसी सुपर पावर को इंडोनेशिया जैसी छोटी कंट्री के एयर स्पेस का ऑपरेशनल एक्सेस क्यों चाहिए? देखिए, जो इंडोनेशिया है वो मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मिलकर स्टेट ऑफ मलक्का पर जॉइंटली कंट्रोल करता है। और स्टेट ऑफ मलक्का कोई छोटा मोटा चोक पॉइंट नहीं है, दुनिया का 25% ट्रेड, जिसमें से 35% ऑयल एंड 20% गैस के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट हो जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान से मुक्की खाने के बाद अमेरिका को एक बात तो बहुत अच्छी से समझ आ गई है, जिसका स्ट्रेट पर कब्जा होगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जिसकी स्ट्रेट उसकी भैंस। मजाक से हटके स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि चाइना का 80% ऑफ ऑयल इसी स्ट्रेट से आता है, और चाइना को भी अपने इस वीकनेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इवन चाइना के एक्स प्रेसिडेंट हु जंताओ ने 2003 में इसी सिचुएशन को मलक्का डायलेमा नाम दिया था, एंड इसीलिए चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहा रहा है। एज एन भारतीय, अगर यूएस की प्रेजेंस मलक्का स्ट्रेट में होती है ना, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम ये चाइना के लिए है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस के लिए भी है, क्योंकि इंडिया का 55% ऑफ ट्रेड इस मलक्का स्ट्रेट से ही गुजरता है। लेकिन हमारे प्यारे भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज है, जिस लीवरेज का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 160 किलोमीटर की है। एंड इन्हीं अंडमान निकोबार आइलैंड्स को इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। अगर आप अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, कहीं ना कहीं यूएसए को भी बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में चाइना ताइवान को डेफिनेटली इन्वेड कर लेगा, और तब आप देखना यूएसए चाइना को टैरिफ्स के नाम पे बिल्कुल नहीं धमका पाएगा। यूएसए के पास एक ऐसा क्रिटिकल चोक पॉइंट होना बहुत जरूरी है जो चाइना के ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, क्योंकि चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है ना वो पूरी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। एक बार के लिए चाइना टैरिफ्स को तो आराम से झेल लेगा या फिर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देगा, लेकिन अगर चाइना का एक्सपोर्ट प्रभावित होता है या फिर एक्सपोर्ट पर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो शायद इस चीज को चाइना सस्टेन ना कर पाए। और मैं तुम्हें ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर करती हैं। लेकिन यार, प्रॉब्लम्स बताना बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। ये वीडियो मेरी लाइफ की पहली यूट्यूब वीडियो है, एंड मैंने अपनी इस पहली वीडियो से खुद से एक प्रॉमिस किया है। मैं कोई बहुत तगड़ा एक्सपर्ट या फिर कोई एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी हर एक वीडियो में बहुत सारी रिसर्च, डॉक्यूमेंट एंड बुक्स पढ़ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉब्लम, शार्प इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस। देखो, यूएस के नेवल ब्लॉकेट की वजह से जो ईरानियन ऑयल चाइना जा रहा था वो डेफिनेटली डिसरप्ट तो होगा,
और उस सिचुएशन में चाइना भी एक अल्टरनेटिव बायर तो ज़रूर ढूँढेगा, क्योंकि उसको भी अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल तो करना ही है ना भाई। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चाइना जो दूसरा अल्टरनेटिव बायर ढूँढेगा वहाँ से इंडिया और भी यूरोपियन कंट्रीज़ ऑयल खरीदते हों। तो जब एकदम से डिमांड बढ़ेगी एंड तुम्हारी सप्लाई उतनी ही है तो डेफिनेटली प्राइस तो हाइक होगी ना पेट्रोल डीजल की या फिर जो क्रूड ऑयल है उसकी। अब जब क्रूड ऑयल की प्राइस हाइक होगी तो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट आएगा वो तो देश के कंज्यूमर्स के ऊपर ही आएगा ना, जो उसको यूटिलाइज करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर ही तो आएगा। अब सरकार अपने टैक्सेस को छोड़कर हम लोगों को रिलीफ दे रही है, जनता तक रिलीफ पहुंचा रही है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हर कंट्री ऐसा नहीं कर पा रहा, बट गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। अगर ये वॉर बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो डेफिनेटली हमारे देश में भी थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ सकती हैं ऑयल की। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम डिसरप्शन इन एलएनजी इंपोर्ट्स। देखो 18 अप्रैल को इंडिया के 2 क्रूड वेसल्स के ऊपर आईआरजीसी ने अचानक से फायरिंग कर दी, जिस वजह से मजबूरन उन्हें मुड़ना पड़ा। अब अगर यही चीज बहुत लंबी टाइम तक चलती है तो आपको लगता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उन शिप्स का इंश्योरेंस करेगी, या फिर अगर इंश्योरेंस करेगी कितनी हाई प्राइस पर करेगी, खुद सोच कर देखो। और जब तक एक बार ईरान एश्योरेंस नहीं दे देता कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, तब तक कोई भी वेसल नहीं आ सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके। और इस चीज से एलएनजी की शॉर्टेज भी हो सकती है देश में, अगर यही चीज बहुत लंबे टाइम तक चलती रही तो। और ध्यान रखना एलएनजी से फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। सो अगर थोड़ी बहुत फूड इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए तो शॉक मत होना। वैसे सरकार के पास इनफ फर्टिलाइजर्स के स्टॉक हैं तो पैनिक होने की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि अगर बहुत लंबे टाइम तक चीजें चलेंगी तो सरकार के स्टॉक्स की भी एक लिमिट होती है ना, तो वो भी तो हिट कर सकती है। अब प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत हो गया, अब बारी है सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन नंबर 1, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू करो। पहले आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाया करते थे, आप अब कोशिश करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। एंड स्पेशली वो व्हीकल जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बसेज या फिर इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज जो आते हैं जिनको हम ट्री भी कहते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो, या फिर आप शेयरिंग में भी जा सकते हो। दूसरा, आप अपने घर में एटलीस्ट एक इंडक्शन या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो ले आओ जिससे आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो सके, जिससे अगर ऑयल गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप पे थोड़ा कम इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। पहले आप जितना खर्चा अपनी लग्जरी पे किया करते थे, कपड़ों पे, खानों पे एंड मल्टीपल सारी चीजों पे, तो अब हो सके तो आप उस खर्चे को थोड़ा कम करिए। कोशिश करिए कि पैसे को थोड़ा बचाएं एंड उस पैसे को सेफ हेवन्स में इन्वेस्ट करें, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे लेकिन आपका पैसा वेस्ट ना हो ज़्यादा ना। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से, ये मैंने जो चीज़ें बोली हैं ये मैंने मिडिल क्लास लोगों के लिए बोली हैं, जो थोड़े दिन की इनकम थोड़ी कम है उन लोगों के बोली हैं। अगर आप अमीर हो तो आप खर्च करो, कोई इशू नहीं है। सो या गाइस, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी ये वीडियो समझ आई होगी। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।